अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। आज की बड़ी और अहम खबरों पर एक दफा नजर डालते हैं। कासिम सलमान की अमेरिका में मुलाकातें, गुलामी का बयानिया खत्म, मौसम की तरह बदलती तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली, गंडापुर की धाड़, 9 मई के फैसले, मेंबरान की नाअहली, PTI गर्दाब में, मौसमियाती तब्दीली, क्लाउड ब्रास्ट, सियाहत तबाह, भयानक असरात अभी शुरुआत है, आगे आगे होगा क्या? हमें बचाओ, खौफनाक कहत, गजा में 10 लाख से ज्यादा बच्चे भूख से मर जाएंगे, फ्रांस ने रियासत फलस्तीन को कबूल कर लिया, अब बाकी दुनिया भी करेगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इसे पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। शहर कायद कराची से सायरा बानो हमारे साथ मौजूद है, सियासी रहनुमा हैं, जबकि शहर इक़्तिदार से मज़हर बरलास, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको 9 मई केसेस में सजा के बाद PTI एहतजाजी तहरीक के लिए जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। कासिम और सलेमान की अमरीकी हुक्काम के सामने वालिद का केस रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिर शाह महमूद PTI की क़यादत करेंगे, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। एक और मुश्किल ये है कि PTI KP में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ऑपोजिशन जमातों का बाइकॉट, फिर प्रेस टॉक में अली अमीन गंडापुर की शोला बयानी। असल गेम क्या है? रियासत मुखालिफ बयानिया, बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई कोई अहम किरदार अदा कर सकती है क्या? तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वो अहम खबरें जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले, जैसा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक का ऐलान किया गया है ये भी सुन चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये जो 9 मई के केसेस पर फैसला आया है इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो मज़हर बरलास साहब, आप मुझे ये बता दें कि एक तरफ तहरीक का आगाज हो रहा है और दूसरी तरफ ये केसेस, उसमें कुछ की रिहाई है और कुछ की सजा बरकरार है, क्या कहते हैं आप? मुनीज़े, अगर इन केसेस का जायज़ा लिया जाए जिनमें सजाएं हुई हैं, तो आइन का जो आर्टिकल 10A है जिसमें फेयर ट्रायल की बात की गई है, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इसलिए कि ना तो जो मुल्ज़मान हैं उनको सफाई का कोई मौका दिया गया, बल्कि जो शहादतें हुई वो भी मज़ाहिया अंदाज में होती रहीं और वहाँ गवाह कुछ कहते रहे, FIR में कुछ लिखा हुआ था, ज़िमनियों में कुछ लिखा हुआ, बोल कुछ रहे थे। तो अजीब व गरीब यानी ये फ़ैसले हुए और इसमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो मेरा ख्याल है यूँ ही ये केसेस बड़ी अदालतों में जाएंगे तो ये केस उड़ जाएंगे, क्योंकि इन फैसलों में बहुत सी बातें ऐसी लिख दी गई हैं जो कि शायद आइन और कानून और अदालती ज़बान उसकी इजाज़त नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि ये केसेस तो उड़ जाएंगे। अब जहाँ तक तहरीक की बात है, अच्छा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि तहरीक जो है वो वैसे ही पाकिस्तानी समाज में तैयार हो चुकी है, क्योंकि आधा पाकिस्तान तो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। पाकिस्तान का किसान रुल गया है, पाकिस्तान के मज़दूरों के पास काम नहीं, पाकिस्तान में जो 70% आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है, उनके लिए नौकरियां नहीं, बेरोज़गारी का उनके सामने समंदर है। तो पाकिस्तानी समाज तो वैसे ही तहरीक चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत है, महंगाई है, तो उसको कोई भी लीड करे। जहाँ तक आप शाह महमूद कुरैशी की बात कर रही हैं, देखिए शाह महमूद कुरैशी पर अभी 6-7 मुकदमात हैं, अभी वो रहा नहीं हुए। और मेरी इत्तलात ये है कि जो तहरीक है उस सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है इमरान खान की तरफ से या बानी चेयरमैन PTI की तरफ से, कि वो तहरीक के हवाले से जो भी ऐलान करें वही करेंगे। तो इस सिलसिले में 1 अगस्त को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से तहरीक का आगाज हो गया। अच्छा, ठीक है। एक तरफ आप कहते हैं तहरीक का आगाज हो जाएगा, दूसरी तरफ बरलास साहब आप फरमा रहे हैं कि गुर्बत है, महंगाई है, तहरीक तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन शायद आपने इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया है कि ये तहरीक चलाने की जो बातें कर रहे हैं, ये महंगाई और ये इन्फ्लेशन और ये बेरोजगारी और ये 70% नौजवान, ये इनके एजेंडे में शामिल नहीं है जिन्होंने ये तहरीक चलानी है, उनका एजेंडा कुछ और है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बता दें कि एक तरफ हम ये बरलास साहब की बात सुन रहे हैं और दूसरी तरफ उनका एजेंडा भी आपको वाज़े है, आपको क्या लगता है, क्या एजेंडा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर वो इन मामलात पर बात कर लेंगे जिन पर मज़हर बरलास साहब रोशनी डाल रहे हैं? शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, सबसे पहले तो सजाएं हुई हैं, मैं इस पर कोई खुशी नहीं मनाना चाहता, दुख और अफसोस की बात है। मतलब कि सब ने मर जाना है, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना।
लिहाजा अफसोस तो हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये बरलास भाई कह रहे हैं केसेस उड़ जाएंगे। भाई एक फैसला वक्त ने कर दिया है कि 9 मई जिसने किया है उसने उसकी सजा भुगतनी है। अब ये फैसले आने शुरू हो गए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। सब बातें हो रही है इस वक्त, सलमान आ रहा है, कासम आ रहा है, और यार नहीं, सलमान कासम की गल तो बहुत कम, मुनीजे उत्ते चला गया है। वो जिस रिचर्ड के साथ मुलाकातें करते हैं, ये सारियां फजूल गल्लां ने। असल बात क्या है मुनीजे? असल बात सिर्फ एक है कि जिस शख्स बानी चेयरमैन या पीटीआई की बात कर ले, ये कहते थे कि अमेरिका मुदाखलत करता है, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका प्लीज मुदाखलत करो, हमारे बाबा के साथ इंसानी सलूक की पामाली हो रही है। हाँ, हो रही होगी, लेकिन जिन अफराद को कर रहे हैं, वो जिस टेबल पर बैठे हैं, वो तस्वीर मुनीज़े चेक करें, वो तस्वीर में वो अफराद बैठे हैं जो इंसानी इखलाक इक़दार की बात कर रहे हैं। वो गजा में वही अफराद मेन स्पॉन्सर्ड है, सेम वही अफराद जो वहां पर बच्चों को मार रहे हैं। हम अगली स्टोरी में जाके गजा पर बात करेंगे, लेकिन आखिरी बात ये कह लूं कि ये कोई इंसाफ नहीं। वो ऐसे अफराद जिनसे मुलाकातें की जा रही है, उनसे वैसे होना भी कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये आपकी राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन सायरा जी आप मुझे ये बताएं कि कासिम और सलमान की जो अमरीकी सेनेटर्स के साथ या लॉबी क्रिएट करने वाले जो अमरीका में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनसे मुलाकात हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या ये अमरीकी सेनेटर्स भी पाकिस्तान आएंगे, और क्या उनकी पाकिस्तान आमद से मौजूदा हुकूमत को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? इससे पहले हंसी आ रही है, बात कर लूं, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है? क्योंकि जो लोगों के हालात हैं उससे तो वो कहते हैं ना कि जो फिक्रा है कि ऊपर ही जा रहे हैं लोग। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। आए दिन नया स्कैंडल, सारी चीजें छोड़ के कुकिंग ऑयल रह गया था, आज उसका भी स्कैंडल निकल आया जी। उससे पहले आप बात कर रही थी, देखिए अब उनका तो वो एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वो कहते हैं कि अपने वालिद मोहतरम की वारसी कर रहे हैं। यहाँ पर आपके प्रोग्राम में पहले भी बात हो चुकी है, यहाँ पर वारिसों ने वो तहरीकें चलाई हैं और आके वो अपने ये तमाम चीजें की हैं। उसमें फिर वापस से मैं बोलूं कि वो नुसरत भुट्टो को ले लें, बेगम नसीम मलिक को ले लें, कलसूम नवाज को ले लें, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी की थी जब उनके वालिद मोहतरम वहां पर थे, तो इसमें ऐसी कौन सी बात होगी? बाकी इन्होंने कहा बयानिया, वो जो आप लोगों के दिमाग में है गुलामी का, ये एब्सोल्युटली नॉट का, वो ड्रोन हमलों के मुतालिक था। और आपने कहा ये वही लोग हैं जो गजा में नस्ल कशी में शामिल हैं, तो किसने कहा था कि उनको नोबेल प्राइज के लिए आप लोग नॉमिनेट करें? क्या वो उसी उनकी काबीना की है ना? उनके पूरी जो सिस्टम है जो उनकी उसके सारे वो हिस्से हैं। कैसी बातें कर रहे हैं जी? तो मुझे नहीं समझ आ रही। अब वो कर रहे हैं, वो देखे जब जिस वक्त वो आएंगे तब देखा जाएगा कि वो आते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं। सायरा जी, तब देखेंगे। और जहां आप वो ड्रोन्स की बात कर रही है, मुझे याद पड़ता है ये बेसिस देने की बात थी जिस पर इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उनकी तरफ से एक और बात जो की गई थी वो ये थी कि क्या हम कोई गुलाम हैं? तो अब जहां उनके बेटे जाकर बैठ रहे हैं, जहां पर मुलाकातें हो रही हैं, जहां पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है, जहां पर अपना बयानिया पेश किया जा रहा है, तो क्या वो जो गुलामी वाला नजरिया था वो ये भूल गए हैं? या तो फिर सलमान आबिद साहब आप याद करवा दें। बिल्कुल आप लोग दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए, कोई बातचीत करना गुलामी तो ये है ना कि कोई कहीं बैठा हो और कोई कहीं ले और दे के ऊपर बात हो। ये लंच आपको महंगा नहीं पड़ेगा अगर वो कर रहे हैं लंच को। देखिए जी, बुनियादी बात तो ये है कि जो 9 मई के मुकदमात में जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो सियासी फैसले हैं। और मैं इसलिए सियासी फैसले कह रहा हूं कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जिन लोगों ने आईपीपी को ज्वाइन किया, जिन लोगों ने बानी पीटीआई से बगावत की, आज वो सारे के सारे 9 मई के वाक़यात से धुले हुए हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है। और जिन लोगों ने पार्टी के साथ खड़े होने को तरजीह दी, उन पर 9 मई के मुकदमात हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, कासिम और सुलेमान ने एक अमरीकी फर्म जो है ना उसको हायर किया है, और ये अमरीकी फर्म को हायर करने का मतलब है कि आपने पैसे दिए
और उनसे लॉबिंग के लिए रिक्वेस्ट की है। और इस वक्त वो अमेरिका के अंदर जो फर्म है वो लॉबी के तौर पर काम कर रही है इनके लिए, और वो मुख्तलिफ सैनिटरों से उनकी मुलाकात करवा रही है। अब ये मुकदमा पेश करना कि हमारे वालिद के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये उनका हक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है, ये बात की बात है, उससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। और इससे ये कहना कि गुलामी वाली बात है, ये गुलामी वाली बात नहीं है। माजी में भी कई हुक्मरान जो है इसी तरह की अमेरिकन फर्म्स को हायर करके अपने लिए लॉबिंग करते रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तहरीक चलाने की बातें हैं, तहरीक तो इस वक्त चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन उसके इम्कानात मुझे इसलिए कम नजर आते हैं। मुकम्मल हो गया, मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ, अगर चाहें तो इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि एक और बात गर्दिश कर रही है, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी अब इस पार्टी की क़यादत संभालेंगे, तो क्या पार्टी के अंदर वाले लोग इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार हैं? बरलास साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो बातें कर रहे हैं ना 190 मिलियन वाली, ओ भाई वो तो उससे दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है, वो तो वफाकी हुकूमत के ख़जाने में है। और जो बातें ये लॉबिंग की हैं, मशहूर किया गया था, मशहूर था कि भुट्टो को अमेरिका ने मरवाया है, इस्तेमारी ताकतों ने मरवाया है, और बेनज़ीर भुट्टो फर्में हायर करती रही लॉबिंग करने के लिए। और फिर ये जो 9 मई है, 9 मई की गर्दान तो बड़ी वकारी जाती है भाई। 2 गवाह हैं उसमें मेन, और ये दुरुस्त बात है जो सलमान साहब ने की है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया। वो दो औरतें एक गाड़ी में थी, हमारे पास वक्त कम है। यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इमरान खान साहब की या बानी पीटीआई की तहरीक के बारे में बातें हो रही हैं, इस वक्त तहरीक चलने के इम्कानात मुझे कोई बहुत ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आते, क्योंकि पार्टी के तंजीमी मामलात बहुत ख़राब हैं। जहाँ तक आपने शाह महमूद कुरैशी की बात की है, ये भी एक खुशफहमी की सियासत है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे। भाई आपको याद है, माजी को क्यों भूल जाते हैं? हमने नवाज शरीफ का भी मुतबादल तलाश करने की कोशिश की, हमने भुट्टो का भी मुतबादल तलाश करने की कोशिश की, हमने बेनज़ीर का भी मुतबादल तलाश करने की कोशिश की, हम बानी पीटीआई का मुतबादल पिछले 2 वर्ष से तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जो क़यादत होती है वो क़यादत ही होती है, आप उनके मुतबादल उस तरह से पैदा नहीं करते। और अगर शाह महमूद कुरैशी ने कोई निकल कर कोई नया मुज़ामती ग्रुप बनाना होता तो वो 2 साल जेल में ना रहते। उनके साथ 2 साल में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है। उन्होंने एक बड़ी भरपूर मुजामत दिखाई है, इस्तकामत दिखाई है, पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। सायरा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? वो उस वक्त यही बात हो रही थी तारा साहब के, आपने बोले एक तो पता नहीं उनके बयानात को हम सीरियस क्यों लेते हैं, और बरलास साहब ने जवाब दे दिया कि वो यहाँ पर पड़े हुए पैसे और उससे दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है। बाकी जो सलमान आबिद साहब ने बातें की हैं जबरदस्त, उन्होंने वो कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। और 9 मई की आप बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएंगे संगीन जुर्म था या नहीं था, या ऐसा संगीन था कि इसमें अगर माफी मांग ली जाए तो उसकी संगीनी कम हो जाएगी। पहले कौम को ये तो समझाएं। मतलब हम कुछ भी करते रहे, जो दिमाग बनाना था हम लोगों ने हमारा बना हुआ है, कौम का बना हुआ है, आवाम का बना हुआ है, वो हो नहीं सकता कि अब ये सजाएं मिले या कुछ हो या ये सारा कुछ करें। ये सब प्रोपेगेंडा जितने भी हैं जी, जिस तरह एमक्यूएम के हिस्से बखरे किए तो वो आज तक उनको भी कोई मिल नहीं सका उनकी क़यादत संभालने वाला। वो भी बस बीच की बिल्ली बने घूम रहे होते हैं, कभी इस पलड़े में कभी उस पलड़े में। तराजू का वजन पूरा करने के लिए उनको बाट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी नहीं मिला। तो ये किसी भी पार्टी के लेकिन ये वाली सूरत हाल तो PMLN पर भी आई, इसी तरह के हालात PPP के लिए भी पैदा हुए, लेकिन जिन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगियां नहीं बदलनी थी उन्होंने नहीं बदली। शहजाद भट्ट साहब, आप बात कर लें, वरना फिर शुक्रिया मनीज़े, मैं कोई ना कोई बहुत मशकूर हूँ आपका, लेकिन मैं सिर्फ एहतरामन कद काट वाले मेरे साथ 3 सीनियर मोस्ट लोग हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि टाइम उनको दूं। मेरे तो 3 अल्फाज सिर्फ ले ले कि आप, मेरा वक्त मुकर्रर जो खत्म हो गया था कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, 2 फिक्रें हैं। आप जरा गौर करें इशाक डार को, क्या आनी और जानी है, किन ममालिक में क्या जा रहे हैं। आप आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल को देखे, चाइना का टूर देखे, और खबर दे रहा हूं मुनीर से आपको, आप सायरा बानो के इलाके के मिस्टर बिलावल भुट्टो साहब को देखे। 8 दिन अमेरिका गए हैं और उन 8 दिन में जॉन FD कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरे, वहीं से वापस आए, कोई खबर नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई तस्वीर नहीं। क्या किया है? ये वो काम कर रहे हैं। आप इस वक्त 3 बंदों को गौर करें, आसिम मुनीर साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, इशाक डार साहब को। ये वो अफराद काम कर रहे हैं जिससे मुल्क ने ऊपर जाना है।
चाइना नहीं जाना, ठीक है शहजाद लंदन नहीं जाना। आपका पॉइंट आ गया है। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी रहनुमा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान की तरक्की का महाज संभाले, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सियासी पारा हाई हो रहा है। लेकिन जूं इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक की तारीख करीब आती है तो देखते हैं कि ये तहरीक क्या जोर पकड़ पाती है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक गुब्बारा है जिसमें से हवा निकलनी बाकी है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुल्क के अंदर सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली, क्लाउड ब्रास्ट, सयाहत तबाह, भयानक असरात अभी शुरुआत है, आगे क्या होगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है और उससे पैदा होने वाली तबाहकारियां भी शदीद हैं। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार पाकिस्तान बारिशों की जद में है। बारिशों की तबाही से अब तक 266 अफराद जान बहक और 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। हालांकि इसका आलमी कार्बन अखराज में हिस्सा सिर्फ 0.5% है। जहां दुनिया और तरक्की याफ्ता ममालिक इसके जिम्मेदार हैं, वहीं हुकूमत पाकिस्तान भी गैर कानूनी तामीरात, दरियाओं के किनारे घरों की तामीर, नालों की बंदिश, नदी नालों पर कब्जे, ये सब अवामिल भी सैलाबी तबाहकारियों को बढ़ाते हैं। कई अमवात इसलिए भी हुई हैं क्योंकि लोगों के पास महफूज पनाहगाहें, बर वक्त वार्निंग या इनखला के मुनासिब इंतजामात ही मौजूद नहीं थे। बारिशों की तबाहकारियों से और मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए क्या करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शहर इक़्तिदार में हूँ, मजहर बरलास साहब भी शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। मजहर बरलास साहब, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तमाम एम्बेसीज यहाँ पर हैं। इस बड़े शहर में, इस शहर इक़्तिदार में एक इंसिडेंट पेश आया है जिसमें एक कर्नल साहब अपने घर से निकलते हैं और वो उसके बाद आपने देखा कि कितने अफसोस की बात है, उनकी बेटी उनके साथ थी और वो जिस हादसे की जद में आ गए। इस वक्त इसके अलावा भी कितनी बात हो चुकी है, 266 के करीब। ये बड़े ही अफसोस का मकाम है, लम्हा फिक्रिया है। मुझे आप बताएं कि आप इसको अपने अल्फाज में किस तरह बयान करेंगे। अच्छा, मेनली जो आपने सवाल किया है ना, देखिए इसमें जो अदारे जिम्मेदार हैं वो CDA है, RDA है। चूँकि इसकी इन्हीं इदारों ने बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने की इजाज़त दी और इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना चेकिंग की, ना RDA ने चेकिंग की, ना CDA ने चेकिंग की, और बहुत से नाले बंद हो गए, बहुत से नालों पर मकानात बन गए, वो आप बता चुकी हैं। अच्छा, हम NDMA नाम का एक अदारा है, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। और फिर आप देखिए कि महकमा जंगलात जिम्मेदार है कि पहाड़ों पे कि किस तरह दरख्तों की कटाई हो गई। ये जो हम एक पे इल्ज़ाम लगा के कि फ़लाँ जिम्मेदार है, जान छुड़ा लेते हैं ना, इसमें मैं समझता हूँ ये बहुत से महकमे इन्वॉल्व हैं जो जिम्मेदार हैं। अच्छा, जो कर्नल इसहाक काजी का वाक़या है वो देखिए DHA 5 में वो वाक़या हुआ और मुझे एक पुलिस वाले ने ये बात बताई। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी गार्ड ने कर्नल साहब से कहा भी कि सर पानी है, तो कर्नल इसहाक काजी कहने लगे नहीं यार पानी थोड़ा ही है, मेरी गाड़ी वजनी है, गुजर जाएगी। लेकिन लोगों को पानी की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं। अब NDMA वाले एक इश्तहार चला रहे हैं और मेरी भी यही गुजारिश है ये नाजरीन से कि भाई आप पानी के सामने बहादुर ना बने। अब ये जो हमारे यहाँ हुआ है ना गिलगित बल्तिस्तान में, आप देखिए कि वहाँ जंगलात की कटाई हुई है। हम ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली का नाम ना दें, और इसमें आज से नहीं, ये एक पुराना किस्सा है, वहाँ की सड़कें कैसे बनी। बरलास साहब, ठीक है ह्यूमन फैक्टर्स होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या अभी तक कर्नल साहब की लाश मिल सकी है? क्या उनकी बेटी का कुछ पता चल सका है कि उनकी लाश कहाँ पर मौजूद है? क्या उनको बरामद करने के लिए कोई ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन देखिए कर्नल इसहाक काजी की लाश तो मिल गई है। वो जो DHA 4 है, फेज़ 4, उसमें जो समा नाले का पुल है वहाँ से उनकी लाश मिल गई है। बाकी भी लाशों की तलाश है वो जारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाती हैं, ना हमारे यहाँ ऐसे अदारे हैं जो ये काम करें। देखिए दरियाओं का बिफरना और होता है, ये जो क्लाउड ब्रस्ट है ये और चीज़ है, और इसको तो मड फ्लड कहा जाता है। इसमें पत्थर मट्टी ज़्यादा होती है, पानी कम होता है।
ये जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, तो हमें सोचना चाहिए। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान में भी वो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया आया। छोटा सा बच्चा था, अपनी माँ से अलग हो गया और उसकी भी लाश मिली है। ये तमाम सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अभी ये जो सैलाब आ रहे हैं, ये जो बारिशें हो रही हैं, इसकी असल वजूहात क्या है? देखिए मुनीज़े, पूरी दुनिया में ये मौसमियाती जो तब्दीली है हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो पहले टॉप 10 ममालिक हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। हम भी उस 10 ममालिक में शामिल है। असल में बात यह है कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर मुनीज़े बात की जाए ना, तो 7200 के करीब ग्लेशियर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और 80% ग्लेशियर जो है वो तेज़ी से पिघलने के अमल से गुजर रहे हैं। वहाँ से जब बात शुरू हो रही है, लेकिन जो बात अभी भाई मजहर बरलास कर रहे थे कि ये जनाब क्लाउड बरस्ट हो गया, यार मैंने तो पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना है। मुझे तो इससे कबल मूसलाधार गैर मामूली बारिशों वाली ये सारी कहानी थी ये, लेकिन ये क्लाउड बरस्ट का मतलब अगर मैं गौर करूं तो बादल फटा होगा। मैंने तो वैसे बादल फटते हुए ना देखा है। अगर मजहर बरलास ने फटते हुए खुद देखा है तो फिर क्लाउड बरस्ट वाली बात दुरुस्त है, वरना मुझे समझ नहीं आती। अगली बात यह है मुनीज़े कि हुकूमत जिम्मेदार है। ये जितने इदारों के नाम लिए हैं मजहर बरलास साहब ने, ये सब जिम्मेदार हैं और अवाम भी जिम्मेदार है। देखिए, जब पता है कि ये काम होना है, बरसाती नाले आने हैं, तुग़यानी आनी है, महकमा मौसमियात कह रहा है, तो अगर अवाम जा रही है तो उसको भी नहीं जाना चाहिए। बट अगर वो जा रही है तो हुकूमत को बज़ुर्ग ताकत, ये DC कहाँ है, ये कमिश्नर कहाँ है, ये बाकी इदारे कहाँ हैं? फिर ये बात नलायकी की इंतहा है। लोग मर रहे हैं, यहां तक ये बात शुरू है। और आखिरी बात, ये जो बात अभी आपने की है कि कर्नल साहब को उन्होंने कहा कि आप ना जाएं बारिश, वो अंडर एस्टिमेट करके बारिश को कि कोई गल नहीं देखी जाएगी, ये भी गलत है, ये वतीरा भी गलत है। मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जहां तक क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं तो शहजाद भट्ट साहब, ये एक रियलिटी है और हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, और जिस बुरे तरीके से एक्सपीरियंस किया है वो आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। गर्म इलाके और ठंडे इलाके, जब एक तरफ माइनस टेम्परेचर्स हैं और एक तरफ आप देखें कि कितनी शदीद गर्मी है, तो ऐसी सूरत हाल में ही क्लाउड बर्स्ट होता है। और अभी आप इससे पहले भी मुझे बता रहे थे कि ये होता किस तरह है, लेकिन अब बात यह है कि क्या लोग इस बात को समझेंगे, क्या इसकी संजीदगी को वो समझेंगे, क्या वो उसको मानने को तैयार हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे? #माउंटेन्स कॉलिंग तो लगा देते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि माउंटेन्स आर कॉलिंग यू नॉट एनी मोर, और उन्हें वहां नहीं जाना है। फिलहाल हालात खराब हैं। हमारे साथ सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये जो मौसमियाती तब्दीली आई हुई है, ऐसा क्यों है, हो क्या रहा है, क्या रीजन है इसके, क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो काम करने हैं वो काम हम नहीं कर रहे। ना फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कर रही है। हम तो एक रिएक्शनरी पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। जब कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है, तो हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारी मजमूई तौर पे क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी देखें तो आप ज़रा किसी TV शो में ये ज़रा इसके ऊपर बात करें ना कि हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी क्या है, और ये जो NDM में, PDM में, DDM में बनाए हैं, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के क्या रोल हैं, और आपकी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और प्रोविंशियल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी कहाँ नज़र आएगी आपको? देखिए, हमने असल में अपनी असल तरजीहात जो हैं उनको पसे पुश डाल दिया है। सारी तवज्जो तो हमने सियासत के ऊपर लगा दी है। सारी हुकूमतें सियासत कर रही हैं, सारे इदारे सियासत कर रहे हैं, सारी जुडिशरी सियासत कर रही है। जब आपका सारा काम सियासत की नज़र हो जाएगा, सियासी जमातों की हमायत और मुखालफत के दौर में आप फंस के रह जाएंगे, तो आप इस तरह के नेशनल इशूज़ के ऊपर कहाँ तवज्जो देंगे, कहाँ क्लाइमेट चेंज के ऊपर तवज्जो देंगे? आपने देखा जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त ज़लज़ले आए, सैलाब आते हैं, तो हम सब देखते हैं कि सिवाय तबाही के हमें कुछ नहीं मिलता। जो काम होने चाहिए वो कर नहीं रहे, उसकी तैयारी हमारे पास कोई नहीं है, उसके लिए जो ज़रूरी हालात हैं वो दरकार है वो नहीं है, बजट हमने उस काम के लिए नहीं रखे हुए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप चारों सूबाई हुकूमत के जो जून में बजट आए हैं उनको उठा लें और नेशनल बजट उठा लें और देखें ज़रा क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने कितने वसाइल रखे हैं और किस तरीके से इन वसाइल को खर्च किया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जो बुनियादी गलती है वो हमारी हुकूमती सतह के ऊपर हो रही है कि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमें रोल प्ले करना चाहिए, हम उसमें अभी बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। टेक्सास में भी जो तबाहकारियां आई हमने वो देखी। कुदरती आफत से हम लड़ नहीं सकते हैं, हमें एहतियात करनी होती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो क्लाइमेट पर होती है, हम वहां जाकर अपना एजेंडा बहुत अच्छे से पेश करके आते हैं और इमदाद भी
बखूबी लेकर आते हैं वहां से, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्रिवेंशन पर काम करना है, प्रिवेंशन पर इन्वेस्ट करना है, ना कि बाद में उसके क्योर की जानिब हमें जाना है। हम अगर उस पर पहले ही काबू पा लेंगे तो हालात बदले होंगे। सायरा जी, आप मुझे बता दें, ये जो मैंने अभी प्रिवेंशन और क्योर की बात की है, अगर डैम्स बना लिए जाते तो ये पानी जो हमारी इंसानी जानों को बहाकर अपने साथ लेकर जा रहा है, मासूम बच्चे उसके अंदर बह रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, तो ये सूरत हाल तो पेश ना आती, हम तो बच जाते, मगर हम ये ना कर सके। बिल्कुल सही कह रही है मुनीज़े, जैसे अभी सलमान साहब ने कहा कि हुकूमती तरजीहात में ये चीजें हैं ही नहीं। बहुत पहले, जिस वक्त मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था कि जिस वक्त यहाँ पर सैलाब था 2022 का, और यहाँ पर सखर बैराज के दरवाजे के ऊपर लाशें तैर रही थी, तो आपने, मैं लास्ट मतलब पंजाब में मैं गई तो देखा कि एक शख्स रेडी के ऊपर 4 बच्चे लेकर वो मांग रहा था। वो मैंने पहली दफा देखा था। फिर जब मैं वापस यहाँ सिंध आई और जब सैलाब आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे हम उस रेडी पर लेटे हुए बच्चे हैं और ये सिंध गवर्नमेंट हमें दिखा कर लोगों से इमदाद ले रही है। आप लोग तो फिर भी देखें, अभी जिस तरह भट्ट साहब की बात पे हंसी आ रही थी, उनको क्लाउड बर्स्ट की समझ नहीं आ रही, ऐसे ही हमें आपकी तरक्की की भी समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी पावर को, वो पानी की पावर हो या अवाम की पावर हो। किसी भी हुकूमत की तरजीहात में अवाम कहीं नहीं है कि जो ये बेसिक मसाइल है इनको हल किया जाए, डैम बनाए जाए। यहाँ पर हमारे सिंध में इतने डैम्स की जरूरत है, मगर खुदा जाने वो पैसा कहाँ चला जाता है। लोगों को हमने भिखारी बनाने के, उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट के तो अरबों रुपए का बजट ठीक है सारा जी, आपका पॉइंट आ गया है। आपके कहने का यही मतलब है कि अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि डैम्स बनाए, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें जिनसे सैलाब से बचा जा सके, जिनमें के ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना भी होता है, कैनाल्स के बाहर उसको सीमेंटेड भी करना होता है। तो वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए ताकि सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके, क्योंकि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ये सैलाब या ये बारिशें रुक गई हैं, ये सिलसिला अभी जारी और सारी है। तो वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि एहतियात करें और अपने घरों में आराम से बैठें, बिला ज़रूरत बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये तो थी हमारे मुल्क की सूरत हाल, अंदर की जो सैलाबी सूरत हाल है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलें तो हम उस कहत साली की भी बात करेंगे, उस परेशानी की भी बात करेंगे, उस ज़बू हाली की भी बात करेंगे जो इस वक्त गजा में देखने में आ रही है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। हमें बचाओ खौफनाक कहत, गजा में 10 लाख से ज्यादा बच्चे भूख से मर जाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अफसोस की बात यह है कि गजा में कहत साली से 10 लाख से ज़ायद बच्चे बताए जा रहे हैं जिनके भूख से मर जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि सहाफ़ी बरादरी की जानिब से भी ये शिकवा सामने आया है कि 3 दिन में खाने के लिए सिर्फ 1 वक्त की रोटी दी जाती है, और आप ये खुद भी तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है। यूरोप से अब तक 11 ममालिक ने फ़लस्तीन को कबूल कर लिया है। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की समत अहम पेशरफ्त करते हुए रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला किया है। फ्रांस की जानिब से तस्लीम किए जाने का ऐलान किया इसराइल को फ़लस्तीन पर जारी मज़ालिम को रोकने में कारगर साबित होगा। फ्रांस के बाद क्या बरतानिया भी फ़लस्तीन को कबूल करेगा? ये तमाम सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मज़हर बरलास साहब आप मुझे ये बताएं कि इंसानी बुनियादों पर तो ये नहीं किया जाना चाहिए। 10 लाख बच्चे मौजूद हैं, हम हर रोज़ इस पर बात करते हैं, लेकिन क्या ये सिलसिला रुकेगा? मुनीज़ा, यहाँ 2 जो बातें हैं ना वो बड़ी अहम है। एक तो मगरब के जो इंसानी हकूक़ हैं वो शायद जवाब दे गए हैं, उनकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो शायद सो रही हैं या मर गई हैं। दूसरा ये जो मुस्लिम उम्मा हमारे वक्त गाते रहते हैं, ये अम्मा जो है ये पता नहीं कब बच्चों को खाना खिलाएगी। तीसरा मैं ये कहूँगा कि ये शहजाद हुसैन भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसहाक डार से टेलीफोन पर बात करें कि वो अमेरिका से आते आते गज़ा में भी हो आए, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी कहें। ये इंसानों का मसला है और इंसानों से फिर मुसलमानों का भी मसला है। हमारे बच्चे हैं और हम बेसैयद मुसलमान एक दीन के तहत, एक फार्मूले के तहत बंधे हुए हैं। इसमें हम सारे गुनाहगार हैं। क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास तो चलो इख्तियार नहीं, तो ये जो बाइख्तियार है पाकिस्तान के, इनके नाम मैंने लिए हैं, तो भट्ट साहब उनको एक फ़ोन कर दें कि भाई वो जाएं और मदद करें वहाँ बच्चों की।
वरना 10 लाख बच्चे चले जाएंगे। ये नस्ल कुशी हो रही है वैसी ही जैसी बोस्निया में की गई थी। ये प्री प्लान किया जाता है सारा काम। वो भाई OIC किधर सोई है? ये एक मुस्लिम मुल्क है, वो आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? आप सोए हुए हैं। आप बेदार कब होंगे? जब वो 10 लाख चले जाएंगे फिर बेदार होंगे आप। मैं अपनी हुकूमत से मैं भी मुतालबा कर रहा हूँ कि भाई शहजाद हुसैन भट्ट साहब की भी राय ले लेते हैं। शहजाद भट्ट साहब की भी राय ले लेते हैं। भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि फ्रांस की तरफ से कबूल कर लिया गया है फ़लस्तीन को बतौर रियासत। अब इसके बाद क्या ये सिलसिला चल पड़ेगा? क्या सबकी जानिब से फ़लस्तीन को कबूल किया जाएगा? कौन कौन से ममालिक होंगे जो फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे? शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहला फ़िक्रा तो मुनीज़े ये है कि गज़ा में कहत के करीब नहीं है, वहाँ कहत ज़दा गज़ा हो चुका है। अब अगर कहत ज़दा हो चुका है तो 24 लाख से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं, 11 लाख बच्चे हैं, जैसे आपने भी फरमाया है, वो मौत के करीब पहुँच चुके हैं। तो इस वक्त आप देखें, फ्रांस की आपने बात की है, दीगर मेरा ख्याल है 11वां मुल्क होगा फ्रांस जो इस साइड पर आया है। लेकिन सवाल ये है कि अब उनको भी खौफ आना शुरू हो गया है। आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ ले कि जो इस वक्त गज़ा में आलूदा पानी है, जहरीली मिट्टी है, बीमारियां फैलने वाला कचरा जमा हो चुका है, लोगों के पास कफन नहीं है, लाशों के अंबार लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें ये अब उन ममालिक में भी जानी है। ये वहाँ भी माहौलियाती तबाही जो है, गज़ा के सरहदी इलाकों से बाहर भी असरात मुरतब होने हैं। और दूसरी आखिरी बात मैं आपको कह दूँ कि जो मुल्क है वो इससे पहले भी जो मेरे हुक्मरान थे उन्होंने भी, मैं उनको भी कहता हूँ वो अच्छे थे, इसराइल पर स्टैंड लिया है। इस वक्त भी हम इसराइल के साथ स्टैंड ले रहे हैं इस बात पर कि फ़लस्तीन जो है वो हमारा भाई है। जिस तरह कश्मीर हमारा भाई है, इस तरह फ़लस्तीन है। अगर ईरान पे कोई प्रॉब्लम आई है तो पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ है। अगर पैलेस्टाइन पे कोई प्रॉब्लम आई है, मेरी इत्तेफाक है, रात को मेरे जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से बात हो रही थी, कहता है हमारे ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है और वो रास्ता नहीं दे रहे, यानी कि पाकिस्तानी, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर ये छोड़ दे, मैं सिर्फ एक जमात इस्लामी की बात कर रहा हूं कि ट्रकों की लंबी लाइन बकौल हाफिज नईम रहमान साहब के मुताबिक कि वहां खड़ी है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। अब सिर्फ बजोरे ताकत ही है ना, तो या फिर जो अमेरिका में 2 बच्चे कह रहे हैं कि आप हमारे अब्बू को छोड़ दो, हम आपको इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, वो वाली कहानी कर लो फिर। सलमान आबिद साहब, बड़ी संजीदा बात की गई है। एक पैगाम पहुंचाया गया है तुर्की की तरफ से इसराइल को कि अगर शाम पर दुरूज कबीले के हवाले से दोबारा कोई इकदाम उठाया जाता है तो फिर तुर्की उसका जवाब देगा। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल की सरपरस्ती कौन करता है? अमेरिका। जब तक आप अमेरिका का जो 2 अमली तजाद पर मबनी रवैया है उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये जो सारा मुस्लिम दुनिया के अंदर बुरहान नज़र आ रहा है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अब आप अभी देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबल पीस के लिए बातें हो रही हैं, पाकिस्तान बात कर रहा है, इसराइल ने बात कर दी है, फला बात कर रहा है, भारत की जंग मैंने बंद करवा दी है। गज़ा में उसने क्या किया है? गज़ा में उसने क्या ऐसा किरदार अदा किया जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए? और गज़ा में जो कुछ इस वक्त हो रहा है क्या उसमें अमेरिका का किरदार नहीं है? क्या ये खुलकर क्यों नहीं कहते? मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मैं आपसे पूछ रही थी कि तुर्की की जानिब से वार्न किया जा रहा है इसराइल को, इस भाई तुर्की का वार्न करने की क्या हैसियत है? तुर्की डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ बात करे ना, जिसने ये सारा मसला रचाया हुआ है। और ये जो मुस्लिम दुनिया जिसकी अभी बात कर रहे थे मजहर बरलाद साहब, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो कहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं? यूरोपीय ममालिक कहाँ खड़े हैं? ये सारे, मैंने कहा ना कि मुजम्मती करारदाद तक, अफसोस तक तो रहते हैं, अमली इक़दामात करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से 2 टोक बात करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रेटर इसराइल की बात तो की जा रही है, लेकिन इस ग्रेटर इसराइल में इसराइल की जो सरपरस्ती की जा रही है और गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो कुछ वहाँ पर वहशियाना बर्बरियत इसराइल ने मचाई है उस पर तो कोई दुनिया बात नहीं करती, उस पर तो खामोशी है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे भी बेबसी का इज़हार कर रहे हैं। तो ये जो सारी बेबसी है, इसके पीछे जो है अमेरिका की एक सुपर ताकत है जो इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है। जब तक अमेरिका इसराइल को लगाम नहीं देगा ये तमाम मामलात ख़त्म नहीं होंगे। इसराइल से मुतालबा करने की बजाय आपको बराह रास्त अमेरिका से मुतालबा करना चाहिए कि अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती बंद करे।
ठीक है, यानी कि अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है। और हमने माजी में भी देखा कि एक प्रपोजल सामने आया था कि इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। सायरा जी, आप मुझे ये बता दें, ये प्रपोजल तो आया था कि ये गजा में जंग को किस तरह बंद किया जाएगा, इसराइल के क्या तकाजे हैं, गजा को क्या दिया जाएगा, मगर अमेरिकी सदर तो उस पर भी अमल नहीं करवा सके। तो वो सरपरस्ती कर रहे हैं तो अमल कैसे करवाएंगे? अभी वापस आज तो माशाल्लाह सलमान आबिद साहब ने वो कहते हैं कि तमाम दिल की बातें कह दी, मेरे दिल की बातें भी कह दी कि जब वो वहां पर इंडिया में जंग बंदी की बात कर सकते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो आपकी ट्रंप साहब की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है नेतन्याहू। बाकी आपने सवाल उनसे किया था ये तुर्की के लिए, तुर्की को तो छोड़ ही दें, मतलब एक बयान दाफ दिया और क्या अब वो कहानी चली गई कि जो हम आपको भी मुस्लिम उम्मा का लीडर समझते थे। और बाकी ये आजमाइश उनकी नहीं है, ये आजमाइश ये जो हम सो कॉल्ड मुस्लिम दुनिया या मुस्लिम ममालिक है, ये हमारी आजमाइश है। अभी उन्होंने कहा कि वहाँ ट्रक खड़े जाने नहीं दे रहे। जो भी इस मसले को हल करने की कोशिश करता है, आपके सामने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की मिसाल है, तमाम मुस्लिम उम्मा को जब इकट्ठा किया उनकी तरफ से, तो ये बात नहीं भाई, वेस्टर्न कंट्रीज को ये बात हजम नहीं हुई, तो फिर जो उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया, जो साजिश की गई, फिर किस तरह उनकी आवाज को बंद किया गया, ये हम सब के सामने है। और अभी जो मुस्लिम उम्मा की इस मौके पर, इस मुद्दे पर, इस मसले पर खामोशी है, वो लम्हा फिक्रिया है और अफसोस का मकाम है। हम सब मिलकर इस पर दुआ ही कर सकते हैं कि इन सबको होश आए ताकि ये मिलकर इस मसले को किसी तरह हल करने की कोशिश कर सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।